जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के जो 2018 के सेकंड पेपर में आए थे जितने भी क्वेश्चन, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हमने 2021, 2020, 2019 इन सबको डिस्कस कर रखा है, जिनके कुल मिलाकर के 5 वीडियोस बनते हैं। तो उनको जाकर के आप चैनल पर देख सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये वीडियो जो है हमारा बाइलिंगुअल होने वाला है, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि अगर आपको एनडीए की वोकैब तैयार करनी है तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, जो कि 8 सालों की करा दी गई है, यानी 2015 तक करा दी गई है अभी। और अभी और भी आगे वीडियो अपलोड होंगे, जो कि 2010, 10 से ज़्यादा ही अपलोड होंगे। 10 साल मिनिमम तो अपलोड ही होंगे। और साथ साथ में ऐसे ही केमिस्ट्री के 5 सालों के कम फिनिश करवा दिए गए हैं, तो आप जाकर के केमिस्ट्री जरूर देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री को अगर आप वो सिर्फ 8 वीडियो देख लेते हैं, वो 8 ही वीडियो हैं, वो 8 वीडियो देखेंगे तो आपका 90% कोई रोक नहीं सकता कि सही होने से कोई रोक ले। तो चलते इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन के साथ साथ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट वाइज दे रखा है, तो आप इन स्टेटमेंट्स को वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिए। ये हमने तो पहले ही से पढ़ रखे हैं। तो चलते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला स्टेटमेंट बोलता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड डायरकी सिस्टम एट द सेंटर लेवल। तो आप जानते हैं कि जब 1935 का एक्ट आया था तो उसके तहत भारत में द्वैध शासन यानी डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कहाँ पर, वो भी सेंटर में। लेकिन जो प्रांतों में था, जो कि प्रोविंस में था, उसको हटा लिया गया था इसी 35 के एक्ट के तहत। और इसी के साथ साथ में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। फेडरल कोर्ट की स्थापना जो कि 1937 में स्थापित हो गई थी, दिल्ली फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसी एक्ट के तहत भारत से म्यांमार को, यानी जिसे हम उस समय बर्मा बुलाते थे, उसको अलग कर दिया गया था। तो ये मतलब देखिए, जब हम स्टेटमेंट वाले कथन करते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शन ही ऐसे होते हैं। तो जब हमारा पहला बोलें तो उसके बाद में तुरंत ही, जब हम पहला बोलें तो दूसरे में क्योंकि लगाने से अगर आंसर मिले, यानी अगर हमने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस द डायरकी सिस्टम एट द सेंटर लेवल, क्योंकि क्योंकि जब हम क्योंकि लगा कि ये दूसरा कथन पढ़ेंगे, अगर मैच हो रहा है, यानी खुद ही पढ़ने से आपको पता चलेगा सेंटेंस, तो अगर मैच हो रहा है तो हमारा सही होगा कि हाँ, ये जो है, जो पहला कथन है वो दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। लेकिन अगर नहीं मैच हो रहा है तो ये मतलब कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, यानी जो क्लैरिफिकेशन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इसका कथन दोनों सही है, लेकिन ये उल्टा लिख दिया गया है उसको। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो आप समझ गए होंगे, अगर आप क्योंकि लगा देते हैं यहाँ पर, बीच में क्योंकि लगा दीजिएगा, जब भी आप स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए तो क्योंकि लगा दीजिए। तो अगर क्योंकि लगाने से आपको सही आंसर मिलता है तो ये आपका स्टेटमेंट राइट हो जाएगा और सही एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसको हिंदी मीडियम में भी, हिंदी में लिखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ। दूसरा बोलता है प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। तो हम प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, क्योंकि हम जब उल्टा पढ़ेंगे इसको ऐसे, तो हमारा एकदम सही प्राप्त हो जाए, मतलब सही हमको प्राप्त होगा। यानी प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त की दी गई थी, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार में द्वैध शासन आरंभ हो गया था। तो ऐसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम बेस्ट लगेगा, जब ऐसे पढ़ेंगे तो स्पष्टीकरण सही नहीं दिख रहा, यानी जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा। तो चलते हैं इसी के साथ में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा और वही सेम चीज़ें यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई हैं। तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि चैनल के नाम से, यानी दीपांशु प्रजापति 93 के नाम से है। तो वहाँ पर जाकर के आप चैनल को प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ पर आप जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ पर डेली यानी सुबह 5 क्वेश्चन, शाम को भी 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश के मिलते हैं आपको। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। तो ये जो जितना भी एक्ट लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो तो हमने बता दी, और साथ साथ में आप जानते हैं कि इसमें जो पृथक निर्वाचन था उसे भी इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। चलते हैं अगले की ओर। तो मतलब ये देखो, पृथक निर्वाचन तो 1909 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन जो इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड था, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, उसको मुस्लिम, सिख और अदर कम्युनिटीज़ के लिए भी बढ़ा दिया गया था, लेकिन वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए नहीं था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टाइम ना वेस्ट करते हुए। सारी हिंदी में चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जो चीज़ें केवल हिंदी में लिखी हैं उसका मतलब ये है कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी वो समझ में आने वाली हैं, और केवल जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं तो वो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आने वाली हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है, इस वजह से उनको दो भाषाओं में नहीं लिखा गया है। और जैसा कि जो चीज़ें दो भाषा में लिखी हुई हैं, मतलब उनमें थोड़ा सा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए उनको दो भाषा में लिख दिया गया है। पहला वो स्टेटमेंट बोलता है, मुगल पेंटेड रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर। तो आप जानते हैं कि जहांगीर के समय में जो पेंटिंग थी, जिसे हम बोलते हैं चित्रकला, तो वो बहुत ही चरम पर थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यानी अपने क्लाइमैक्स पर थी एकदम। और ऐसी स्थापत्य कला जो है, स्थापत्य कला, तो आप जानते हैं कि जहांगीर के शाहजहाँ के शासनकाल में ताजमहल, कई चीज़ों का निर्माण हुआ। मतलब जहांगीर के समय, जो शाहजहाँ था उसके समय में स्थापत्य कला बहुत ही एकदम हाईएस्ट पीक पर थी। निर्माण, जिन्हें बिल्डिंग वाली बोलते हैं, थोड़ा समझ लेना थोड़ा सा अगर कुछ गड़बड़ हो। और
जो तीसरी है जो संगीत कला, संगीत कला, उस संगीत कला जो थी वो अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में जो संगीत कला थी वो बहुत ही चरम पर थी, क्योंकि अकबर के शासनकाल में 36 वो गायक होते ना, तो वो उसके दरबार में हुआ करते थे। तो इसी के साथ साथ में हम इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। हिंदी वर्जन, जहांगीर के राज्यकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। और दूसरा कथन बोलता है औरंगजेब का राज दरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक ख्याति कलाकारों से अलंकृत था। तो आप औरंगजेब के बारे में तो जानते हैं कि कितना क्रूर शासक था, मतलब क्रूर तो था ही, बहुत ही ज़्यादा क्रूर, क्रूरता मतलब उसके अंदर कूट कूट के भरी थी। औरंगजेब इक्वल टू क्रूरता। तो तो इसने तो एक तो जो मंदिर अंदिर तोड़े तो उसकी बात अलग ही है, लेकिन इसने अपने इस्लाम पर भी बहुत से प्रतिबंध लगा दिए, संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि खुद अच्छा संगीत बजा लेता था, वीणा वादक था। तो इसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया, तो इसलिए ये कथन हमारा दूसरा गलत है और पहला कथन हमारा सही है। तो हमने तीन चीज़ों की बात कर ली कि जो स्थापत्य कला थी, जिसे हम बिल्डिंग वाला कुछ बोल सकते हैं, स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला शाहजहाँ के समय में बहुत ही क्लाइमैक्स पर थी। और जो म्यूज़िक वाला था सिस्टम, संगीत कला जिसे बोलते हैं, तो वो अकबर के शासनकाल में एकदम चरम पर थी, यानी अपने क्लाइमैक्स पर थी। और जो पेंटिंग थी तो वो जहांगीर के समय में थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी हमारा पहला कथन सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, एक मिनट, हाँ ये। तो इसका देखो कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा ये धुंधला है क्वेश्चन, क्योंकि सॉरी फॉर दैट, 2000 जो 18 का पेपर है, जब हमने यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया तो उसमें थोड़ा सा धुंधलापन है। तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा, सभी पेपर ऐसे नहीं है, केवल 2018 और 2016 का कोई एक पेपर है। तो इन्हीं दो पेपर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम इनको सब कुछ लिख लिख कर बनाते तो बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए हमने कहा इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया। तो जैसा कि जानते हैं कि अफीम जो है, अफीम तो आप जानते हैं कि अफीम और सोरे का व्यापार डच किया करते थे इंडिया से। और अफीम को भी आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत ही, अभी भी अफीम वहीं पर उगाई जाती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जो है वो अफीम का ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब अफीम उत्पादन के लिए। और कॉफ़ी जानते हैं, कॉफ़ी और जो चाय है ये अंग्रेज़ों द्वारा भैया उगाई जाती थी। और जो बेटल लीव्स यानी जिसे हम पान का पत्ता बोलते हैं, तो ये पान का पत्ता बहुत ही खास रखता है इंडियन में, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में। इसकी जो खासियत बताई गई इब्न बतूता इन सब लोगों के द्वारा, मतलब जितने भी विदेशी यात्री रहे इन लोगों ने इसको एक अजीब चीज़ माना है और इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। और जो चिली, ये जो चिली है यही पुर्तगीज़ के द्वारा इंडिया में लाया गया था, जिसे हम मिर्ची हिंदी में बोलते हैं। तो हिंदी वर्जन भी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में लाई गई, तो ये मिर्च था, ऑप्शन नंबर डी। यानी इसी के साथ साथ में वो आलू भी लाए थे, आलू लाए थे, टमाटर लाए थे, अमरूद लाए थे। और आलू, टमाटर, अमरूद, मिर्च, अरे ये सब खतरनाक खतरनाक चीज़ें ले आए। तंबाकू तो बहुत ही घटिया चीज़, तंबाकू डाला इंडिया में, तंबाकू ना लाते तो थोड़ा सा फ़ायदा भी होता। तो ये सब चीज़ें ये लेकर के आए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मर्चेंट गाइड्स ऑफ द साउथ इंडिया। देखो मर्चेंट गाइड्स ऑफ द साउथ इंडिया के बारे में बात करनी है, तो ये आप कथन तब तक पढ़िए, तब तक हम इंग्लिश मीडियम वालों के पास चलते हैं, सॉरी हिंदी मीडियम वालों के पास चलते हैं। दक्षिण भारत की वाणिक श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। पहला बोलता है अयोवोले वाणिक श्रेणी मूलतः एहोल द्वारा स्थापित किए गए थे तथा ये तो बात सही है कि जो एहोल थे उन्होंने ही ये अयोघोल वणिक श्रेणी, यानी जो वणिक को मर्चेंट बोलते हैं, तो मर्चेंट वाली इन्होंने स्थापित की थी एहोलो द्वारा। और जो दूसरा ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट बोलता है 13वीं शताब्दी में अंजुमन वणिक श्रेणी के अधीनस्थ मणिग्रामन वणिक श्रेणी बनाई। तो ये जो अंजुमन थी ना, ये एक अलग श्रेणी थी, ये मंजुमन मणिग्रामन के अधीनस्थ नहीं बनाई थी। जैसे कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो ये दोनों अलग थी। मणिग्रामन जो अलग है और ये अंजुवनम अलग है, तो इनसे कोई फर्क नहीं, यानी कोई कथन तो हमारा गलत हो जाता है। कथन एक ही केवल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ओनली ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें यदि आप कथन पढ़ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में हमने कई चीज़ें थोड़ी सी लिख रखी हैं, वह पढ़ लीजिएगा। देखो व्यापारी द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को इनको स्थापित करने के, देखो व्यापारी द्वारा व्यापारी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए, यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए, विस्तार के लिए दक्षिण भारतीय व्यापार संगठन हो। व्यापार संगठन तो आप समझते हैं, व्यापार करने के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण थे, एक अयोघोल और एक मणिग्रामन। तो इसको आप इंग्लिश में देख ही चुके हैं, उसकी इंग्लिश आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो और जो अयोघोल है इसे एहोल द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक व्यापारिक गिल्ड था जिसे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्यतः पाया जाता था। और पल्लव और चोल के काल में मणिग्रामन स्थापित हुए थे, पल्लव और चोल के काल में मणिग्रामन आए थे। और अंजुमन जो है, सॉरी हाँ, अंजुमन जो है, अंजुवनम सॉरी, दक्षिण भारतीय व्यापारियों का एक निकाय था जो अरब व्यापारियों से व्यापार करने के लिए विदेशी व्यापारी, अरे फॉरेन व्यापारी होते हैं वो, उसकी बात कर रहे हैं। ये एक संघ प्रतिनिधि, संघ यानी ग्रुप, एक ग्रुप बनाते थे, ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी रिप्रेजेंट करते थे ग्रुप को। इसने स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ अयोघोल तथा मणिग्रामन संगठनों से भी बातचीत की, यानी ये हो गया अपना अयोघोल और ये हो गया अपना मणिग्रामन और ये हो गया कौन सा, ये तीसरा वाला अंजुवनम। तो ये तीनों मतलब एक दूसरे से बातचीत करते थे, संपर्क बनाए रखते थे।
चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो पहला बोलता है शंकर, दूसरा बोलता है रामानंद, मतलब मैच कौन सा सही से है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने कौन सा वाद दिया था जिसे बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। तो इन्होंने विशिष्टवाद दिया था, विशिष्ट, तो इन्होंने विशिष्टवाद दिया था। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी यही हमारा करेक्टली मैच्ड है। तो जो रामानंद जी थे, तो आप रामानंद जी के बारे में तो जानते होंगे कि ये जो थे दक्षिण भारत से, देखो जब भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ, यानी भक्ति मूवमेंट, जिसको भक्ति मूवमेंट कह लो, भक्ति आंदोलन कह लो, तो जब वो आरंभ हुआ दक्षिण भारत में, तो वहाँ से देखो वहाँ की भाषा थोड़ी सी हम लोगों से डिफरेंट है, यानी उत्तर भारत से। तो वहाँ से दक्षिण भारत से मूवमेंट को लेकर के ये रामानंद जी चले और इन्होंने आकर के उत्तर भारत में हिंदी में अपना उपदेश दिया, जिससे कि लोगों को भाषा समझ में आई। क्योंकि आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है भाषा। अगर जब तक कि व्यक्ति को भाषा नहीं समझ में आएगी तब तक कि वो कुछ और चीज़ें नहीं समझ सकता। तो इन्होंने आकर के उत्तर भारत में हिंदी में उपदेश देना आरंभ कर दिया, जिससे कि लोगों में भक्ति आंदोलन का प्रसार प्रचार हुआ। और ये जो चैतन्य महाप्रभु, तो ये तो आप जानते हैं कि ये कहाँ के हैं, कृष्ण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति के गुरु, मतलब वो हैं, एक पार्ट हैं एक तरीके से। जैसे कि तुलसीदास जो हैं राम भक्ति के हैं, तो वैसे ही जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कृष्ण भक्ति के हैं। तो ये हिंदी में क्वेश्चन था। तो हमने इसके बारे में, जो भक्ति मूवमेंट है इसके बारे में यहाँ पर भी लिख रखा है कि जो भक्ति मूवमेंट है ये मुख्यतः दो संत, देखो जो विष्णु के उपासक थे, मतलब गॉड विष्णु के, तो भैया वो अलवार संत कहला, और जो नैनार संत थे वो शंकर के उपासक थे। ये कुल मिलाकर के जो नैनार थे वो 63 थे और जो विष्णु के थे वो 12 थे। तो इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और दोनों ही दक्षिण भारत से आरंभ हुआ था भक्ति आंदोलन, और ये आंदोलन बहुत ही सुदृढ़ था, जिसमें शंकराचार्य ने तो अद्वैतवाद दे दिया। अद्वैतवाद यानी वहाँ पर एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद। और उन्होंने स्मृति संप्रदाय की, मतलब जो लोग मानने वाले हो गए उनके कि हाँ ये अद्वैतवाद हम मानेंगे, तो उन्होंने स्मृति संप्रदाय को अपना लिया। मतलब वो स्मृति संप्रदाय के कहलाने लगे। जैसे कि हिंदू को मानने वाले हिंदू धर्म के कहलाए, तो वैसे ही अद्वैतवाद को मानने वाले स्मृति संप्रदाय के कहलाए। तो ऐसे ही इन्होंने इनकी काट करने के लिए, शंकराचार्य की काट करने के लिए 6वीं से 7वीं शताब्दी में इन्होंने दिया, और 12वीं शताब्दी तक, क्योंकि विरोध तो होता ही है, कोई भी चीज़ आप बनाओ उसका विरोध होना है। तो ऐसे ही इनकी बात की काट को प्रस्तुत करने के लिए ये सब लोग हैं, और इन्होंने अपना अपना दिया। तो विशिष्टाद्वैतवाद जो था रामानुजाचार्य ने दिया, तथा इनके जो मानने वाले थे, जो उसको मानते थे कि विशिष्टाद्वैतवाद सही है, तो उन्होंने उन लोगों को श्री गणेश संप्रदाय कहा गया। ऐसे ही जो शंकराचार्य जी थे, इन्होंने इन पीठों की स्थापना की। जो ज्योतिष पीठ है, इन्होंने उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थापित किया। एक गोवर्धन पीठ है, उड़ीसा में स्थापित किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोड़ के वीडियो जा रहे हैं या कोई दिक्कत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चीज़ें, वही बात करेंगे हम यहाँ पर। क्योंकि एनडीए में भक्ति आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। भक्ति आंदोलन तो जरूर याद रखो। और साथ साथ में हमने अभी आपको बताया कि जो आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, और आर्य समाज के साथ साथ दयानंद सरस्वती जी हैं, इनको अगर आप पर्सनली पढ़ सकते हो तो इनके बारे में ज़्यादा घुस के भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी, लेकिन हाँ इतना नॉलेज लेनी है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो दयानंद सरस्वती के बारे में आप नॉलेज ले लीजिए। तो ऐसे शारदा पीठ की स्थापना इन्होंने गुजरात में की। और भक्ति आंदोलन का देखो, ये रामानंद जी उठा करके ले आए थे उत्तर भारत में। तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हेन डिड द स्टाम्प एक्ट कांग्रेस कंसिस्टेड ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम 9 ऑफ द 13 कॉलोनीज ऑफ द अमेरिका मीट इन न्यूयॉर्क सिटी। तो ये आप जानते हैं कि स्टाम्प एक्ट, हमने उस दिन बात की थी, स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। तो स्टाम्प एक्ट में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पर अमेरिका का कोई भी बंदा नहीं था, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था कोई भी बंदा। तो इसलिए अमेरिका वाले इससे गुस्सा हो गए, कहने लगे कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, यानी हम 1 रुपया भी नहीं देंगे जब तक कि तुम हमारा कोई बंदा वहाँ पर रखोगे नहीं अपनी पार्लियामेंट में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये जो हुआ था ये 1765 में हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये इसका हिंदी वर्जन है कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से 9 के लिए प्रतिनिधित्व से मिलकर बनी स्टाम्प एक्ट कांग्रेस की न्यूयॉर्क सिटी में कब बैठक हुई थी? 1765 में हुई थी, हमने बात कर ली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, ये उन्होंने अपना नारा दिया था, स्लोगन। और ये जॉर्ज तृतीय के समय में हुआ था, जब ये ब्रिटिश का राजा जॉर्ज तृतीय था, और 7 से 25 अक्टूबर के बीच में हुआ था, और यूएसए ने इसे अस्वीकार कर दिया। देखो इसमें सारा हिंदी में लिखा हुआ है, बस कुछ चीज़ें जैसे कि संसद अगर आपको ना समझ में आए तो इसको पार्लियामेंट, अस्वीकार तो समझ में आ सकता है। तो यानी जिसको अस्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स वॉज फ्रॉम द इटली। तो इटली, देखो इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि भाई इटली से कौन था। और विजिटेड विजयनगर किंगडम इन द 5th सेंचुरी। तो जो फाहियान था, तो फाहियान तो आप जानते हैं कि चीनी यात्री था, इनकी तो बात करने ही वाले नहीं हैं। और जो ये निकिटन है, ये कहाँ के यात्री थे? ये भैया रूसी थे, मतलब रूस के थे। और बर्नियर, फ्रांसीसी बर्नियर तो आपने सुना होगा। तो ये कौन था? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री था जो कि फ्रांस का था। तो ये फ्रांस का दूसरा यात्री था, लेकिन पहला तैवर्नियर, एक तैवर्नियर होता है ना, तो ये फर्स्ट तैवर्नियर यात्री था, लेकिन फ्रांस से दूसरा यात्री था। तो इन तीनों ऑप्शंस को आप देखते ही काट दोगे,
तो जब इन्होंने इटली ही बोल दिया तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि निकोलो डी कांटी था, वो देवराय प्रथम के समय में आया था। देवराय प्रथम के समय में आया था, तो इसने बताया था कि भारत की दशा कैसी है। तो वैसे कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप। इन यात्रियों में से कौन से इनमें से थी, मतलब जिन्हें 15 शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की, इटली से कौन सा था? तो ये अपना निकोलो डी कांटी था, निकोलो डी कांटी। तो आप क्या करिए, बस ये जो राइटर्स हैं इनके इनके बारे में ना, मतलब इनके बारे में कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे कि निकिटन था, वो कौन सा यात्री था, और भारत आया तो किस किंगडम की यात्रा की। जैसे कि कोई विजयनगर गया तो ये कहाँ गए, और फाहियान जैसे गए तो ये कहाँ गए, तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। और जो बर्नियर था, इसका क्या संबंध था, तो ये सब पढ़ लीजिए। जैसे कि बर्नियर था, तो बर्नियर शाहजहाँ के समय में आया था, तो एक चिकित्सक भी था, मतलब ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर, चिकित्सक था। तो ये देखो, बहमनी किंगडम में आया था निकितन। एक मिनट। जो निकितन था, ये बहमनी किंगडम में आया था इतने इतने समय के बीच में, और मर्चेंट भी था और टूरिस्ट भी था। मर्चेंट मतलब व्यापारी। तो चलते हैं, देखो इन्होंने इतना डिस्क्राइब किया था कि ये चीज़ें थी वहाँ पर इंडिया में, तो हमने इसको लिख दिया है। वैसे आपके इंपॉर्टेंस की नहीं है ये, आपको सिर्फ जितना इंपॉर्टेंस का देखो रेड लाइन से एकदम कर दिया गया है, तो आप वो पढ़ लीजिए। और ये चीज़ें बस समझने के लिए होती हैं कि आपको थोड़ा सा दिमाग में इमेजेस छप जाएँ, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्शन ऑल अबाउट पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें लिख रखी हैं कि बहमनी राज्य का था, और पढ़ लीजिएगा आप। तो चलते हैं इसी के साथ में। और फ्रांसिस बर्नियर है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। देखो, भारत आने वाला दूसरा फ्रांसिस था, लेकिन पहला तैवर्नियर था, तथा इसने अपनी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में ये सब चीज़ें बताई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आपको एक क्राइटेरिया देंगी कि मुगल के समय में भारत की स्थिति कैसी हुआ करती थी जब ये आया था, उस समय की बात है, ये नहीं कि ज़िंदगी भर ऐसी स्थितियाँ रही हैं। तो ये आप ना समझिएगा। देखो, इतिहास को आप इतिहास की तरह पढ़िए, किसी धर्म या उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जब इतिहास पढ़ो तो एकदम फ्रेंडली होकर के पढ़ो, सब अपना ही। और निकोलो डी कांटी के विषय में भी यहाँ पर कुछ लिखा गया है। निकोलो डी कांटी जो था, विजयनगर की यात्रा करने के लिए आया था, तो इसमें क्या बात करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट इस्टेब्लिश द फैक्ट्री इन इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर बात की गई है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी सूरत में स्थापित की थी। तो आप जानते हैं कि 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो 1668 में ये इंडिया आ गए, तो इन्होंने अपनी सूरत में फैक्ट्री एक इस्टेब्लिश कर ली। तो ऐसे ही हम जान जाते हैं कि कलीकट में सबसे पहले किसने स्थापित की थी। तो कलीकट में नहीं, लेकिन ये कोचीन में जो पुर्तगाली थे, तो उन्होंने कोचीन में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। 1503 कहीं कहीं पर देता है और कहीं कहीं पर 1502 देता है, तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने कोचीन में स्टैब्लिश कर ली। और पौंडीचेरी, तो आप जानते हैं कि पौंडीचेरी जो था, वो सबसे पहले तो जब वो पुर्तगाली थे तो पुर्तगाली का दिन था, फिर डच के पास आया, फिर अंग्रेजों के पास आया, फिर फ्रांसीसियों के पास गया, फिर फ्रांसीसियों फिर अंग्रेजों के पास गया, ऐसे लड़ाई होती रही। तो ये फाइनली जो था, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा। जो मसूलीपट्टनम है, तो मसूलीपट्टनम में डचों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। तो चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो ये सूरत में खोला था। तो देखो, यहाँ पर हमने कई बात की है कि जो 1664 में मंत्री काल्बर्ट, यानी लुई 14वें के समय में मंत्री काल्बर्ट द्वारा इस कंपनी की स्थापना की थी, जो कम्प्लीटली गवर्नमेंटल कंपनी थी, मतलब गवर्नमेंट का इस पर पूरा अधीन था। तो 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पर स्थापित की? सूरत में। और किसके द्वारा? फ्रांसिस केरॉन के द्वारा। 69 में इन्होंने सेकेंड फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी मसूलीपट्टनम में। और फिर तो ऐसे ही यहाँ पर पौंडीचेरी में 1673 में अधिकार कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसे ही इसी तरह से आपको नोट बनानी चाहिए, ये मेरे ही नोट्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैच लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड, तो इस हमको देखना है कि कौन क्या मैच करना है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, और ये ऑथर ऑफ बुक से मैच करना, सॉरी। तो बाल गंगाधर तिलक की हमें बुक की बात करनी, तो बाल गंगाधर तिलक की बुक तो थी द आर्किटेक्ट होम ऑफ द इन द वेदास। ऐसे उन्होंने गीता रहस्य भी लिखी थी। तो जो अगला है, जो क्या है, दादा भाई नौरोजी ने तो एक पत्रिका लिखी जिसका नाम था रफ्त गुफ्तार। और ये जो हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज को गांधी जी ने लिखा। तो गांधी जी की हिंद स्वराज के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसकी ट्रेन की जो है बहुत ही बेइज्जती की है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बेइज्जती ये समझ जाओ। महात्मा गांधी का तो ये एक सी का 2 हो गया। और जो गांधी जी मतलब दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने ये लिखी।
और ऐसे ही जो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमने पढ़ी है थोड़ी सी, तो इसमें आप देखेंगे बहुत ही मस्त लगती है किताब। और इन्होंने बताया कि भारत क्या है आखिरकार। ये भारत के लोगों से पूछते थे, जब जाते थे तो लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय करने लगते थे। तो ये पूछते थे कि अच्छा आखिरकार भारत क्या है। तो इनका तर्क वितर्क चलता रहता था जब तक कि वो उतर नहीं आते थे कि हाँ, भारत के लोग ही भारत हैं, भारत के लोगों से ही भारत बनता है, ना कि इस ज़मीन से, ना कुछ भी। भारत के लोग जब तक हैं तब तक ही भारत है। तो हम लोगों को अपने भारत को अच्छा ही बनाना है, बस। अगला है, तो अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हिंदी में वही सेम वर्जन लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने दी आर्किटिक होम इन द वेदास लिखी थी, और साथ साथ में गीता रहस्य, दो इंपॉर्टेंट हैं। और दादा भाई नौरोजी ने ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो लिखी है। और साथ साथ में इन्होंने एक रफ्त गुफ्तार पत्रिका भी प्रकाशित की थी। और महात्मा गांधी तो आप जानते हैं कि हिंदू स्वराज और एक नवजीवन पत्रिका ये चलाते थे, जिसमें इन्होंने अपने जीवन की व्याख्या करना शुरू कर दिया था। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो चलते। और यंग इंडिया भी महात्मा गांधी लिखते थे, यंग इंडिया। तो यहाँ पर कुछ मुख्य पत्रिकाओं के नाम लिखे गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, और इनका साथ साथ में पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो इसको आप कोड के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में होम रूल लीग जो है 1916 में यह आंदोलन चलाया गया था। तो यह आंदोलन जो था मुख्यतः क्या, दो ही लोगों द्वारा चलाया गया था, दो ही लोगों की लीडरशिप में। एक थी एनी बेसेंट और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। तो आखिरकार ये आंदोलन क्यों चलाना पड़ा, क्योंकि 1914 जब था, तो उस समय भारत के चाहे उदारवादी हों चाहे उग्रवादी हों, सभी लोग अंग्रेजों के समर्थन में थे। कि उन्हें लगता था कि अंग्रेज जो हैं युद्ध जीतने के बाद भारतीयों का समर्थन करेंगे, भारत को ऑटोनॉमस स्टेटस दे देंगे, यानी थोड़ा सा आज़ादी दे देंगे शासन करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर आखिरकार जो बीजी तिलक थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र ही किया जाए। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया षड्यंत्र करना। और फिर उसके बाद में इन्होंने अप्रैल 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कर दी। तो उसके तहत इन्होंने बरार में प्रोटेस्ट की, मतलब बरार में अपना इसका मुख्यालय वगैरह खोले। और इसका जो मेन मुख्यालय था ये पूना में था, जो बीजी तिलक ने चलाया। इसका मेन मुख्यालय पूना में था। इन्होंने बरार में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया। इन सब जगहों पर इन्होंने अपना मतलब एक क्षेत्र बनाते हैं ना, तो उस क्षेत्र को इन्होंने बनाया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन नेताओं, तो ये हिंदी वर्जन में है, इन नेताओं ने में से किसने होम रूल लीग की शुरुआत की। तो ये अपने बीजी तिलक साहब थे। तो ये बहुत ही मस्त आदमी थे। इन्हीं को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय उग्रवादी राजनीति का जनक कहा है। भारतीय उग्रवादी राजनीति का जनक कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, और हाँ, एनी बेसेंट की बात कर लेते हैं। तो एनी बेसेंट ने भारत में जो होम रूल लीग की स्थापना है, वो पूरे भारत में, मतलब होम रूल लीग को फैलाया उन्होंने। सितंबर 1916 को उस होम रूल लीग की स्थापना कर दी, सितंबर 1916 को। और पूरे भारत में फैलाया, मद्रास को छोड़ करके, क्योंकि मद्रास में थोड़ा सा कम इनका कंट्रोल था, तो इन्होंने मद्रास में नहीं फैलाया। और जो एनी बेसेंट के साथ साथ में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉर्ज अरुंडील। क्या नाम था? अरुंडील। आप याद रखिए, जॉर्ज से कोई मतलब नहीं। तो ये जो थे इस संगठन के सचिव थे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। द प्लेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटलमेंट इन मद्रास वॉज नोन एज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम समझ लेते हैं कि जो मद्रास में था उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो मद्रास में जो था उसे हम फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। तो पहले हम थोड़ी सी इसकी तस्वीरें देख लेते हैं। देखो, फोर्ट सेंट जॉर्ज अधिवास को क्या जाना जाता है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इसकी तस्वीरें देख लीजिए आप, आपको देखने में ही एकदम सुनहरा, मतलब क्या बताएं, फील आ रहा होगा। ये देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये उस समय की तस्वीर है, जब मतलब उस टाइम की तस्वीर है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे अंग्रेज भी, यहाँ अंग्रेज भी दिख रहे होंगे, यहाँ पर भारतीय किसान भी दिख रहे होंगे। मतलब उस समय उस टाइम की कंडीशन है ये। और ये बढ़िया छपरा वपरा छाए हैं। और ये देखो इंडियन, देखो कैसे बक्सेक से लेकर के जा रहे हैं। एक मिनट थोड़ा स्टॉप करें। ये देखो कैसे बक्सेक से लेकर के जा रहे हैं। तो देखते हैं हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। क्या हम देख लेते हैं? हाँ, पीछे देखते हैं। तो हम देखने वाले थे कि सबसे पहले मद्रास का जो संस्थापक है उसे हम किस नाम से जानते हैं। देखो, मद्रास का जो संस्थापक है उसे हम फ्रांसिस डे जो था उसे हम मद्रास के संस्थापक के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो फ्रांसिस डे था, इसने मद्रास के राजा जो थे, मद्रास के नहीं, मद्रास को ले लिया था पट्टे पर। पट्टे यानी बटाई पर। जैसे कि खेत नहीं मिलते हैं गांव में बटाई पर, तो वैसे मद्रास को ले लिया था।
और इन्होंने सिक्के ढालने की अनुमति भी ले ली थी। और टैक्स जो था उन्होंने कहा था कि हम जैसे 10 रुपये प्राप्त करेंगे तो 5 रुपये हम राजा को दे देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं था। और यही जो था फोर्ट सेंट जॉर्ज ही था, यही पहला ऐसा किला था जहाँ पर इन्होंने किलेबंदी आरंभ कर दी। किलेबंदी मतलब किले को घेरना एक तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मतलब किलेबंदी का कहने का मतलब ये है सेंस कि यानी ऐसा कहना है कि जो किलेबंदी हो जाती है तो उसके अंदर की एक नगर एक तरीके से बस जाता है। वहाँ पर खाना पीना रहना हर चीज़ मतलब उसी के अंदर होती है, फिर उस यानी घेरे के अंदर होती है। तो यहीं पर सबसे पहली बार उन्होंने किलेबंदी कर दी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनसर्कल कर देना एक तरीके से, किलेबंदी करना। तो अगला क्वेश्चन है द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज लेड बाई। तो आप जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके और किसके द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अल्काट के द्वारा की गई थी और मैडम ब्लवात्स्की के द्वारा की गई थी। और इसको जो इंडिया में लीड किया था वो किया था किसने, एनी बेसेंट ने। तो जैसा कि जानते हैं कि तो ये मतलब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है तो ये तो जनवरी 1882 में इंडिया में इसने अपना मुख्यालय खोल लिया था। तो वो कहाँ पर खोला था, मद्रास के पास अड्यार में, मद्रास के निकट में है ये, मतलब मद्रास के पास में एक जगह है अड्यार। तो वहाँ पर इन्होंने अपना मुख्यालय खोल लिया था थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने। तो उसका जो नेतृत्व हुआ एनी बेसेंट ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया, वही बात है, एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विपिन चंद्र पाल इज करेक्ट। तो जैसा कि आपने 3 शब्द सुनेंगे, एक लाल बाल पाल, ये बचपन में बहुत पढ़ाए जाते हैं, हम तो पढ़े थे भाई, अब तुम ना पढ़े हो तो बात अलग है। लाल बाल पाल, ये बहुत ही मतलब मस्त आदमी थे, हमको तीनों गजब लगते हैं। तो आप इनको पढ़िए। पहला बोलता है ही वॉज अ मेंबर ऑफ द मॉडरेट ग्रुप ऑफ कांग्रेस। तो इसको देखते ही आप तुरंत गलत मार देंगे क्योंकि वो मॉडरेट तो कभी नहीं हुए थे। ये ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज द मेंबर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ द कांग्रेस। तो हाँ, वो जो थे वो गर्म दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे। लाल बाल जो पाल थे, ये तीनों लोग फेमस थे इसी चीज़ के लिए, लाल बाल पाल। देखो, बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से विपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग गर्म दल के नेता थे और बढ़िया मस्त एकदम खतरनाक नेता, मस्त होने चाहिए ऐसे एक्सट्रीमिस्ट नेता। और ये जो बातें ये तो सही है, और ये पहला वाला तो गलत ही हो जाता है, इसी सामने से देखने पता चलता है। देखो, कथन वो गलत ही देंगे और वो आपको देखने से पता चलेगा अगर हल्का सा भी आपने रेफरेंस लिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ देखिए, यहाँ पर हमने 5वें साल में एंटर कर लिया है। तो आप जाकर के चैनल पर इन सब वीडियो को देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें हमने बाइलिंगुअल स्टार्ट किया है, तो अब जो आगे आने वाले वीडियो होंगे तो उनमें भी हम बाइलिंगुअल ही चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।